हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम ह्यूमन ज्योग्राफी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 12th क्लास की एनसीईआरटी इसका चैप्टर नंबर 7 को कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हम तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी टर्सरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इनसे प्रीवियस सेशन में हमने जो फिफ्थ एंड सिक्स चैप्टर था उसमें हमने प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज के बारे में डिस्कशन किया था। और प्राइमरी एक्टिविटीज में हमने पढ़ा था कि जो एक्टिविटीज का बेस है वो नेचुरल रिसोर्सेज पर आधारित है, यानी डायरेक्ट रूप से हम पृथ्वी की सतह से प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर हो या माइनिंग हो या पशुचारण हो, ठीक है। और या फिर दूसरी एक्टिविटीज हो, ठीक है, जो लोकल लेवल पर होती है। उसके बाद में सेकेंडरी एक्टिविटीज में हमने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था, और जो क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज का उनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। और सेकेंडरी एक्टिविटीज का नेचर है इसमें जो सेकेंडरी एक्टिविटीज में जो प्राइमरी एक्टिविटीज के जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल माइनिंग से हमने आयरन ओर निकाला, या हमने शुगर कैन की खेती की, तो ये एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटीज है। लेकिन जैसे ही ये औद्योगिक स्तर पर पहुंचेगी, इनका विनिर्माण होगा, तो ये सेकेंडरी एक्टिविटीज की कैटेगरी में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आयरन ओर में आयरन ओर से स्टील बना दिया, ठीक है, या आयरन बना दिया, तो उसमें जो प्रोसेस है फॉर एग्जांपल मेल्टिंग का, उसके बाद में जो मैग्नीज मिला के उसके इस्पात बनाने का, तो ये प्रोसेस है वो सारा सेकेंडरी एक्टिविटी से रिलेटेड है। उसी प्रकार शुगर कैन कल्टीवेशन के बाद में जो गन्ने की कटाई के बाद में जब उसे ट्रांसपोर्ट करके और इंडस्ट्री में ले जाते हैं, उद्योग में ले जाते हैं, और उसके बाद में उसको शुगर में कन्वर्ट करते हैं, शक्कर में, तो ये सेकेंडरी एक्टिविटीज का एग्जाम्पल है। तो आज हम तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़ा विस्तृत रूप है। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी एक्टिविटीज में हमने नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड एक्टिविटीज होती है उनके बारे में पढ़ा। सेकेंडरी एक्टिविटीज में हमने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, विनिर्माण जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उनके बारे में पढ़ा। कहने का मतलब जो प्रोडक्ट हम प्राइमरी एक्टिविटीज में प्राप्त करते हैं उनका थोड़ा मूल्य बढ़ा देती है सेकेंडरी एक्टिविटीज। उनमें जो भी अशुद्धियां हैं हटा देती है, उनकी डिजाइन कर देती है। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज सेकेंडरी एक्टिविटीज में आती है। और टर्सरी एंड जो चतुर्थ क्रियाकलाप है, क्वाटरनरी एक्टिविटीज है, उसमें जो सर्विस सेक्टर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेडिकल है, एजुकेशन है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, तो इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड है, तो ये सारी तृतीय एवं चतुर्थक क्रियाकलाप में आती है। और एक पंचम क्रियाकलाप है, वो भी इसी चैप्टर में इंक्लूड है। तो चलिए इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो यूनिट थर्ड है उसका चैप्टर नंबर 7 है, और ये 12th क्लास की एनसीईआरटी है। तो इसमें यदि आपने प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज के बारे में नहीं पढ़ा है एनसीईआरटी में, और यदि आपने एक बार पढ़ा है एनसीईआरटी को अच्छे से, तो एक बार जरूर गो थ्रू कीजिए। आपको एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें मिलेगी। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कि जब आप बीमार पड़ते हैं, आप किसी डॉक्टर को बुलाते हैं, मतलब जनरल बातें हैं शुरुआत में कि जो टर्सरी एक्टिविटीज का बेस क्या है, ठीक है, आधार क्या है, उसके बारे में बात कर रहा है। कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो किसी डॉक्टर को बुलाते हैं, अथवा पारिवारिक डॉक्टर को या पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं। कभी कभी आपके माता पिता उपचार के लिए आपको अस्पताल ले जाते हैं। विद्यालय में आपको अध्यापक पढ़ाते हैं। पहला यहाँ पे डॉक्टर हो गया, दूसरा यहाँ पे अध्यापक हो गया। किसी भी विवाद की स्थिति में कानूनी राय वकील से ली जाती है, ये यहाँ पे वकील हो गया। इसी प्रकार अनेक व्यवसायी होते हैं जो फीस का भुगतान होने पर अपनी विशिष्ट सेवाएं प्रदान करते हैं। अतः सभी प्रकार की सेवाएं विशिष्ट कलाएं होती है जो भुगतान के बदले प्राप्त होती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि, प्रशासन, मनोरंजन इत्यादि को व्यवसायिक कुशलता की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे स्वास्थ्य यानी हेल्थ, शिक्षा एजुकेशन, विधि लॉ, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, मनोरंजन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती है। इनमें व्यावसायिक कुशलता की आवश्यकता होती है, यानी आपको पर्टिकुलर सेक्टर की गहन नॉलेज होना चाहिए आपके पास में, तभी आप इन सेक्टर में सर्विस दे पाओगे। इन सेवाओं को अन्य सैद्धांतिक ज्ञान एवं क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जो थियोरेटिकल नॉलेज होता है और जो एक्टिविटी बेस्ड रिसर्च होता है, ठीक है, उसकी आवश्यकता होती है। और अभ्यास
इन्हें पूर्ण व्यवसायिक बनाता है। तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है, सीधी सी लाइन है। जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि अधिकांश तृतीय क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिक, व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ एवं परामर्शदाता द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अब आपको जो तृतीय क्रियाकलाप है वो समझ में आ गया होगा कि इसके मेन कंपोनेंट कौन होते हैं। तो पहला यहाँ पे डॉक्टर के बारे में बात कर रहा है, और दूसरा यहाँ पे अध्यापक के बारे में, तीसरा वकील के बारे में। ठीक है, तो ये इसके कंपोनेंट है कि यहाँ पे मेडिकल सेक्टर होगा, यहाँ पे टीचिंग लाइन होगी, यहाँ पे लॉ से संबंधित कुछ काम होगा। ठीक है, और इनकी जो क्वालिफिकेशन है या उनका जो एक शैक्षणिक योग्यता है वो हाई लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें टर्शरी एक्टिविटीज में आती है, तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। ठीक है, आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्था में लोगों का एक बड़ा अनुपात प्राथमिक सेक्टर में कार्य करता था, प्राइमरी एक्टिविटीज यानी एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। ठीक है, एक विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक तृतीय क्रियाकलाप में रोजगार पाते हैं और अपेक्षाकृत कम संख्या में द्वितीयक सेक्टर में कार्य करते हैं। ठीक है, आरंभिक विकास का मतलब है अल्प विकसित देश, प्रेजेंट टाइम की बात करें यदि। ठीक है, अब प्रेजेंट टाइम से प्रेजेंट टाइम में तो जो कैटेगरी है डेवलपमेंट की वो विकसित, अल्प विकसित और विकासशील, ये तीन कैटेगरी है। लेकिन आज से लगभग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आसपास, यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले इतनी मशीनरी थी नहीं, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था नहीं, तो कंट्री को हम विकसित देशों की श्रेणी में कम मानते थे। ठीक है, तो आज जो विकसित, विकासशील और अविकसित की जो कैटेगरी है वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के बेस के आधार पर मानते हैं हम। ठीक है, तो जिस देश में ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी उसको हम विकसित देश मानेंगे। फॉर एग्जांपल अमेरिका है, अब अमेरिका में लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और लार्ज स्केल पर कंजप्शन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे वस्तुओं का विकास भी ज़्यादा होता है और लोगों द्वारा उपभोग भी ज़्यादा होता है, लेकिन पॉपुलेशन उनकी मुश्किल से 35 करोड़ के आसपास है। ठीक है, लेकिन वो इंडिया से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए, वन थर्ड पॉपुलेशन भी नहीं है रशिया, सॉरी, अमेरिका की, लेकिन वो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं, तो कंजप्शन भी करते हैं, वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है। तो अमेरिका में तृतीय क्रियाकलाप में लोग ज़्यादा है, और हमने सेकेंडरी एक्टिविटीज़ पढ़ा था, उसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में हमने विनिर्माण और उद्योग के बारे में पढ़ा था। तो अमेरिका में विनिर्माण और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो भी डेवलप्ड है। ठीक है, तो वहाँ पे लोग कम काम करते हैं, ज़्यादातर काम अमेरिका में टर्सरी सेक्टर में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ सर्विस है, बैंकिंग है, एजुकेशन है, हेल्थ है, मेडिकल फैसिलिटी है, ये सारी इन सारी चीज़ों में ज़्यादा काम करते हैं। सॉफ्टवेयर से संबंधित जो वर्क है, इनसे संबंधित। और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में वहाँ पे लोग कम काम करते हैं लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसनेस है, वहाँ पे सारा काम मशीनों से होता है, और जो भी लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है वो सारा काम मशीनरी से होता है। और प्राइमरी एक्टिविटीज़ में वहाँ पर बहुत कम लोग हैं, तो जो इकोनॉमी में, जो जीडीपी में रोल है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ का बहुत ही कम है। और सेकेंडरी एक्टिव जो सॉरी और द्वितीयक स्तर है, जिसमें जो इकोनॉमी के तीन स्तर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, तो प्राइमरी जो लेवल पर रोल है वो जीडीपी में बहुत कम है। सेकेंडरी लेवल पर जो रोल है, जैसे इंडस्ट्री है, उद्योग है, इनसे संबंधित है, वो कम है, अपेक्षाकृत ज़्यादा है, लेकिन सर्विस सेक्टर से कम है। लेकिन जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करता है जीडीपी को वो सर्विस सेक्टर करता है बड़ा डेवलप्ड कंट्रीज में। वहीं ये पिक्चर उल्टी है, अल्प विकसित देशों में एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, जो प्राइमरी सेक्टर है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है एज कम्पेयर टू सर्विस सेक्टर, और बीच में कहीं औद्योगिक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन आता है जीडीपी में। ठीक है, तो ये बेसिक एक फैक्चुअल चीज बोल दो या कॉन्सेप्चुअल चीज बोल दो, ये है। ठीक है, नेक्स्ट है तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन भी होता है और इनका विक्रय भी होता है, क्रय विक्रय भी होता है, विनिमय होता है। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है, जिसका जिनका उपभोग किया जाता है। उत्पादन को परोक्ष रूप से प्रश्रमिक एवं वेतन के रूप में मापा जाता है। अब प्रोडक्शन करेंगे तो हमें श्रमिक की आवश्यकता होगी और उनको वेतन भी देना पड़ेगा।
विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, संचार सुविधाएं सम्मिलित होती है। ठीक है, विनिमय का मतलब है कि खरीदने और बेचने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म होना चाहिए। आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से कोई प्रोडक्ट को किसी मार्केट में ले जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको व्यापार, इसको ले जाने की प्रोसेस को व्यापार बोलेंगे, और किसके थ्रू लेके जा रहे हो उसको ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। और इन दोनों के बीच में जो प्रोडक्शन से संबंधित, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट में कोई फर्म ने बोला कि मुझे 10 क्विंटल कोई पर्टिकुलर थिंग चाहिए, चीज चाहिए, ठीक है, तो ये संचार है, कम्युनिकेशन है। तो ये सारी चीजें इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, जिसका उपयोग दूरी को निष्प्रभावी करने के लिए किया जाता है। इसलिए तृतीय क्रियाकलाप में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन सम्मिलित है। वे भौतिक कच्चे माल के प्रक्रमण में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं है। एक नलसाज, बिजली मिस्त्री, तकनीशियन, धोबी, नाई, दुकानदार, चालक, कोषपाल, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, प्रकाशक इत्यादि का काम इनका मुख्य सामान्य उदाहरण है। ठीक है, ये इतने टाइप के वर्क होते हैं ट्रेजरी एक्टिविटीज में। द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों का मुख्य अंतर यह है कि सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता, उत्पादन तकनीकों, मशीनरी एवं फैक्ट्री प्रक्रियाओं की अपेक्षा कर्मियों की विशिष्टीकृत कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर अत्यधिक निर्भर है। द्वितीय क्रियाकलाप में क्या होता है कि व्यक्ति ज्यादा रोल प्ले करता है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, वर्क ज्यादा करता है, वर्कलोड ज्यादा रहता है। लेकिन वहीं टर्सरी एक्टिविटीज में व्यक्ति दिमाग से ज्यादा काम लेता है। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज में बल काम आता है और टर्सरी एक्टिविटीज में माइंड काम आता है। ठीक है, सिंपल थिंग यही है। कभी एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, तो ये फैक्चुअल चीजें नोट कर लेना। इसके बाद में तृतीय क्रियाकलाप के प्रकार है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। सेवा सेक्टर है, ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री। अब इसमें सर्विस इंडस्ट्री में बेसिकली टर्सरी, क्वार्टरनरी और क्वार्नरी, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम, ये तीन क्रियाकलाप आते हैं। इसमें पहला है तृतीय क्रियाकलाप यानी टर्सरी एक्टिविटीज। इनमें व्यापार एवं वाणिज्य आता है, परिवहन, संचार और सेवाएं। ये बेसिकली चार कंपोनेंट है तृतीय क्रियाकलाप के। अब व्यापार और वाणिज्य में पहला है थोक व्यापार, दूसरा है फुटकर व्यापार। थोक व्यापार वहाँ होता है जहाँ नगरीय आपूर्ति और ग्रामीण मंडियों में होती है। अब फुटकर व्यापार नगरीय लेवल पर कहाँ पे होता है, संकला भंडार, डाक ऑर्डर होता है, दूरभाषा, इंटरनेट, सुलभ बाजार के अंदर होते हैं, लोक वितरण योजनाएं होती है। लेकिन वहीं ग्रामीण स्तर पर कहाँ होता है कि आवधिक मार्केट होते हैं, जो पीरियोडिक मार्केट होते हैं, भंडार, फेरी, लोक वितरण स्कीम। ठीक है, फोरी फेरी यानी घूम घूम के प्रोडक्ट को बेचना। और पीरियोडिक मार्केट यानी फॉर एग्जांपल कोई सिटी है, फॉर एग्जांपल जयपुर है, तो वहाँ पे साप्ताहिक स्तर पर यानी सप्ताह के एक दिन में यहाँ पे पीरियोडिक मार्केट लगते हैं, वो सब्जी से संबंधित हो और अन्य घरेलू सामान से संबंधित हो। तो ये फुटकर व्यापार की कैटेगरी में आता है। तो कभी आपसे एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले कि जो पीरियोडिक मार्केट होते हैं, आवधिक मार्केट होते हैं, वो किस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, वो थोक व्यापार में आएंगे या फुटकर व्यापार में आएंगे, या कोई तीसरा एक और एग्जाम्पल दे देंगे, यानी सुलभ बाजार के अंदर आएंगे, केंद्र में आएगा, या इसमें फुटकर व्यापार में, ठीक है, या लोक वितरण योजना में आएगा। ठीक है, तो आपको फुटकर व्यापार में करना है। उसके बाद नेक्स्ट है परिवहन। परिवहन चार प्रकार का होता है, रेल, सड़क और जल और वायु। इसमें जल मार्ग है वो आंतरिक और महासागरीय होता है, और वायु मार्ग जो महासागरीय यानी पार महाद्वीपीय होता है, दो महाद्वीपों के बीच में, वो यात्री का हो सकता है या माल का हो सकता है। उसी प्रकार संचार है। अब संचार भी तीन प्रकार का होता है बेसिकली, परिवहन के साधन के रूप में, दूर संचार के रूप में और दृश्य श्रव्य के रूप में। यानी परिवहन के साधन के रूप में तो ये हो गए चार टाइप के वापस। ठीक है, अब दूर संचार यानी दूरभाषा। दूरभाषा यानी एक स्थान पर बैठा व्यक्ति किसी दूसरे स्थान पर फिजिकली रूप से न मिलके उससे डायरेक्ट बात करता है संचार माध्यमों से, फोन लाइन हो गई, मोबाइल हो गए। ठीक है, और दृश्य श्रव्य जिसमें फिल्में आती है, रेडियो, टीवी, मुद्रण मीडिया। अब मुद्रण जो प्रिंट मीडिया है उसमें पहले तो न्यूज़पेपर और दूसरी जो पत्रिकाएं आती है, ठीक है, उसको इंक्लूड करते हैं। और उसके बाद में सेवा सेक्टर। अब सेवाएं कौन कौन सी होती है, मौद्रिक बैंकिंग से संबंधित हो गई, बीमा इंश्योरेंस से संबंधित हो गया, अचल संपत्ति जो प्रॉपर्टी का काम हो गया, व्यक्तिगत और व्यवसायिक काम है जिसमें व्यक्तिगत, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों का रोल होता है। उसके बाद में चतुर्थ क्रियाकलाप जिसमें सूचना आधारित होते हैं, पहला तो ठीक है इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। अब चतुर्थ क्रियाकलाप इंपॉर्टेंट है, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो चतुर्थ क्रियाकलाप में पहला तो आ गया सूचना से संबंधित।
ठीक है, इंफॉर्मेशन बेस्ड, एंड दूसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड, अनुसंधान एवं विकास आधारित। वहीं पंचम क्रियाकलाप में विशेषज्ञता चाहिए आपको, किसी भी वर्क को करने की आप में एक्सपर्टी होनी चाहिए, आप में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास में जो रिसर्च टाइप का कुछ एडवांस नॉलेज चाहिए। उसके बाद में निर्णय करता, जो डिसीजन मेकर होते हैं, जो किसी पॉलिसी को बनाने या फॉर्मुलेट करने से पहले उनमें विचार करते हैं, वो होते हैं। और परामर्शदाता, परामर्शदाता का मतलब है कि किसी भी हाई लेवल के काम को करने के लिए किसी विशेषज्ञ व्यक्ति के आइडियाज को लेना। ठीक है, उनसे हम बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में नीति निर्धारक, जो पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो भी पंचम क्रियाकलाप में आते हैं। तो पंचम क्रियाकलाप बेसिकली जो हाई लेवल की क्रिटिकल थिंकिंग है उस पे बेस्ड होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये था हमारा सेवा सेक्टर से संबंधित जो क्लासिफिकेशन था इंडस्ट्रीज का, नहीं सॉरी, जो एक्टिविटीज का। ठीक है, तो ये है, इसमें आपको मैप को थोड़ा माइंड में बिठाना है। द्वितीय क्रियाकलाप में हमने एक मैप पढ़ा था, उसमें इंडस्ट्री का वर्गीकरण पढ़ा था, तो वो मैप आपके माइंड में होना चाहिए। और जो टर्सरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज इस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें सेवा सेक्टर से संबंधित एक मैप दे रखा है। इसमें तृतीयक, चतुर्थक और प्राइमरी एक्टिविटी, जो क्वार्टनरी एक्टिविटीज है, उनमें पंचम क्रियाकलाप का एक मैप दे रखा है ये। तो ये दोनों मैप आपके माइंड में अच्छे से फिट होने चाहिए। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को राइट कर पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है तृतीय क्रियाकलाप के प्रकार कितने हैं। ठीक है, क्या कितने प्रकार के हैं। तो अभी हमने पढ़ा ही है तृतीय क्रियाकलाप, जिसमें हमने बेसिकली चार चीजें पढ़ी है: व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन, संचार और सेवाएं। ठीक है, अब यहाँ पे है कि अब तक आप जान गए होंगे कि आप व्यापारी की दुकान से पुस्तकें और स्टेशनरी खरीदते हैं, अथवा बस रेल द्वारा यात्रा करते हैं, पत्र भेजते हैं, दूर भाषा पर बात करते हैं, व अध्ययन के लिए अध्यापकों की व रुग्ण होने पर डॉक्टरों की सेवाएं प्राप्त करते हैं। इस प्रकार व्यापार, परिवहन, संचार सेवाएं कुछ तृतीय क्रियाकलाप हैं जिनकी इस सेक्टर में चर्चा की गई है, या जिसकी इस चैप्टर में चर्चा की गई है। चार्ट ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो पहला है व्यापार और वाणिज्य। पहले हम ये चीज डिस्कस करेंगे, व्यापार और वाणिज्य। तो इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो हम स्पीड से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि व्यापार वस्तुतः अन्यत्र उत्पादित मंदों का क्रय विक्रय है, यानी किसी ए लोकेशन पर इसका प्रोडक्शन हुआ था और किसी बी लोकेशन पर इसका कंजप्शन हो रहा है, या इसका उपभोग हो रहा है। क्रय विक्रय, खरीद फरोख्त। फुटकर और थोक व्यापार अथवा वाणिज्य की सभी सेवाओं का विशिष्ट उद्देश्य लाभ कमाना है, यानी प्रॉफिट कमाना है। यहाँ पर 100 रुपये का खर्चा हुआ, तो मार्केट में 90 रुपये में थोड़ी बेचेंगे, वो 120 रुपये 120 रुपये में बेचेगा। ठीक है, तो कभी कभी हम न्यूज में सुनते हैं कि जो किसान होते हैं वो अपनी फसल को सड़क पर फेंक देते हैं। ठीक है, तो उनका मेन कारण क्या है कि वो इनपुट तो ज़्यादा किया था उन्होंने, 100 रुपये का खर्चा आ गया, लेकिन मार्केट गए तो उनको 80 रुपये में प्रोडक्ट को खरीदने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब 80 रुपये में यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदने की बात कर रहे हैं, और उनको 20 रुपये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई। अब किसान मंडी से खेत से सोच रहा था कि 100 रुपये का खर्चा आया, और हमें 20 रुपये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के देने पड़ेंगे, और हम इस प्रोडक्ट को 130 में बेचेंगे। ठीक है, लेकिन जब मंडी गए तो उसको पता चला कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे 80 रुपये में ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 80 रुपये में ले रहा है और 20 रुपये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई। ठीक है, तो इसको प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया। ठीक है, तो ये बात, इस वजह से वो अपने जो प्रोडक्ट होते हैं उनको सड़क पर बिखेर देते हैं। ठीक है, ये सारा काम एक ये सारा काम कस्बों एवं नगरों में होता है, जिसे व्यापारिक केंद्र कहा जाता है, जो बड़ी बड़ी मंडियां होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो वाणिज्यिक कमर्शियल क्रॉप से संबंधित मंडी होती है, जो फुटकर जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से रिलेटेड मंडी होती है। ठीक है, स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सोपान पर मुद्रा विनिमय तक व्यापार के उत्थान ने अनेक केंद्रों और संस्थाओं को जन्म दिया, जिसे व्यापारिक केंद्र अथवा संग्रहण और वितरण बिंदु कहते हैं। ठीक है, व्यापारिक केंद्रों को ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों में विभक्त किया जा सकता है। अब ग्रामीण विपणन केंद्र कौन कौन से होते हैं, जिसमें निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं, ये अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं, यानी उसमें अर्बनाइजेशन के कुछ करेक्टरिस्टिक होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो प्रोसेस है व्यापारीकरण का, वो रूरल लेवल का होता है, रूरल टाइप का होता है। ठीक है, ये अत्यंत
अल्पवर्धित प्रकार के व्यापारिक केंद्रों के रूप में सेवा प्रदान करते हैं या सेवा करते हैं। यहाँ व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती है। यहाँ यहाँ पे प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोल्ड स्टोरेज नहीं होते हैं, और जो प्रोसेस होता है लार्ज स्केल पर, जो मंडीज होती है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज होती है, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, और वहाँ पे जो मोल भाव का प्रॉपर एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। लेकिन जो छुटकर जो मंडियाँ होती है ग्रामीण स्तर की, वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होती है। वहाँ पे आए, गाड़ी खड़ी की, बेचा और निकल गए, ठीक है। ये चीज़ है। ये स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र होते हैं। स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र होते हैं, यानी स्थानीय स्तर पर संग्रहण की चीजें और एक लोकेशन पर आए और उसको बेच दी, ठीक है, वितरण कर दिया। इसमें से अधिकांश केंद्रों में मंडियां, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार क्षेत्र भी होते हैं। वे स्वयं में नगरीय केंद्र नहीं होते हैं, अभी तो ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं, ठीक है। और जो पीरियोडिक मार्केट होते हैं उनमें सब्जी और जो घरेलू सामान होते हैं, आइटम होते हैं दैनिक जीवन के उपयोग के, उनको बेचा जाता है। फिर है ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक मार्केट, यानी रूरल लेवल पर जो पीरियोडिक मार्केट होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ नियमित बाजार नहीं होते हैं, विभिन्न कालिक अंतरालों पर स्थानीय आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। ये साप्ताहिक पाक्षिक बाजार होते हैं, जो परिग्रामी क्षेत्रों से लोग आकर समय समय पर अपनी आवश्यक जरूरत वस्तुओं को पूरा करते हैं। यानी परिग्रामिक यानी ग्रामीण के चारों ओर से जो लोग हैं वो इन प्रोडक्ट को लेके आते हैं और बेचते हैं। बाजार निश्चित तिथि दिन पर लगते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगते रहते हैं। दुकानदार इस प्रकार सभी दिन व्यस्त रहते हैं एवं एक विस्तृत क्षेत्र को सेवा प्रदान करते हैं, ठीक है। अब एक निश्चित स्थान पर और निश्चित दिन में क्यों लगते हैं? क्योंकि उन ग्रामीण वालों को पता रहता है कि आज इस लोकेशन पर मार्केट रहेगा, कल इस लोकेशन पर मार्केट रहेगा। तो ये उनको ग्रामीण जो व्यक्ति प्रोडक्ट बेच रहा है उनके लिए भी प्रॉफिटेबल है, और जो व्यक्ति प्रोडक्ट खरीद रहा है उनके लिए भी प्रॉफिटेबल है, कि उनको फिक्स पता रहता है कि किस दिन मार्केट लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है नगरीय बाजार केंद्रों में। अब नगरीय बाजार केंद्रों में और अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं मिलती हैं। इसमें न केवल साधारण वस्तुएं और सेवाएं, बल्कि लोगों द्वारा वांछित अनेक विशिष्ट वस्तुएं व सेवाएं भी उपलब्ध होती है। नगरीय केंद्र इसीलिए विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टीकृत बाजार भी प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। अब नगरीय जो बाजार होते हैं उनमें क्या होता है कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट तो मिलते ही हैं, साथ में कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट मिलते हैं जो ग्रामीण मार्केट में नहीं मिलते हैं अपेक्षाकृत, ठीक है। जैसे श्रम बाजार, आवासन, अर्ध निर्मित एवं निर्मित उत्पादों का बाजार। इसमें शैक्षिक संस्थाओं और व्यवसायिकों की सेवाएं, जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सा, दांत के डॉक्टर या पशु चिकित्सक आदि उपलब्ध रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेक्टर स्पेशलाइज्ड बेस्ट जो नॉलेज है उनकी जरूरत चाहिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फुटकर व्यापार। ये वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। अधिकांश फुटकर व्यापारी केवल विक्रय से नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होते हैं। फेरी, रेहड़ी, ट्रक, द्वार से द्वार यानी डोर टू डोर, डाक आदेश, दूरभाषा, स्वचालित बिक्री मशीनों एवं इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण है, ठीक है। तो इनका फुटकर व्यापार का ये बेसिकली नेचर है कि पहली बात तो ये व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है, ठीक है। यानी डायरेक्ट जाकर वस्तुओं को बेचना, यानी डोर टू डोर हो गया, रेडी है, ठीक है, फेरी है, ठीक है। तो ये घूम घूम कर वस्तुएं बेचते हैं ना, सब्जी, बर्तन, ठीक है, ये इस टाइप के फुटकर व्यापारी है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि भंडारों भंडारों पर और सामग्री, ठीक है। फुटकर व्यापार में वृहद स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय थे। विभागीय भंडार कौन से होते हैं? वस्तुओं की खरीद और भंडारों के विभिन्न अनुभागों में बिक्री के सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुखों को उत्तरदायित्व एवं प्राधिकार सौंप देते हैं। और श्रृंखला भंडार क्या होती है? अत्यधिक मितव्ययता से व्यापारिक माल खरीद पाते हैं, यहाँ तक कि अपने विनिर्देश पर सीधे वस्तुओं का विनिर्माण करा लेते हैं। वे अनेक कार्यकारी कार्यों में अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ नियुक्त कर लेते हैं, जिसके पास एक भंडार के अनुभव के परिणामों को अनेक भंडारों में लागू करने की योग्यता होती है, ठीक है। तो अभी ये तीन चीजें याद रखनी है। एक तो उपभोग
सहकारी क्या होते हैं, एक विभागीय भंडारी क्या होते हैं और एक श्रृंखला भंडारी क्या होते हैं। कभी मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, तो ये भंडारों पर और सामग्री के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, उनको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है थोक व्यापार। अब थोक व्यापार क्या है? थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलियों, सौदागरों और पूर्ति घरों द्वारा न होकर फुटकर भंडारों द्वारा श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार विनिर्माताओं से सीधा खरीद सकते हैं। फिर भी बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलिए स्रोत से पूर्ति लेते हैं। थोक विक्रेता प्राय फुटकर भंडारों को उधार देते हैं। यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेताओं की पूंजी पर ही अपने कार्य का संचालन करते हैं। अब कभी कभी हम ऐसे देखते हैं ना कि हम एक पर्टिकुलर व्यक्ति से ही कपड़े या खाने पीने का सामान खरीदते हैं, तो वो कई बार हमें क्या करता है, कुछ पैसों में छूट देके या कुछ टाइम मतलब उधारी के आधार पर हमें प्रोडक्ट को दे देता है, तो वही थोक व्यापारी होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है परिवहन। ठीक है, अब परिवहन किस कैटेगरी में आएगा? ठीक है, तो ये हमारा व्यापार एवं वाणिज्य कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है परिवहन। अब परिवहन का रोल क्या है? परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है जिससे व्यक्तियों विनिर्मित माल एवं संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, यानी पर्सन को, और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है उनको, और जो प्रॉपर्टी है उसको किसी ए स्थान से बी स्थान पर ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, ये मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करना है तो निर्मित एक संगठित उद्योग है। ठीक है, आधुनिक समाज वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग में सहायता देने के लिए तीव्र एवं सक्षम परिवहन व्यवस्था चाहते हैं। ठीक है, अब तीव्र का मतलब है कि अ स्थान से बे स्थान पर पहले बैलगाड़ी से माल ले जाया जाता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उससे उसकी अपेक्षा करते हैं। एक जटिल व्यवस्था की प्रत्येक अवस्था में परिवहन द्वारा पदार्थ का मूल्य अत्यधिक बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि आप रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हायर करते हैं तो आपको पे भी ज़्यादा करना पड़ेगा, क्या यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। परिवहन दूरी को किलोमीटर दूरी अथवा मार्ग लंबाई की वास्तविक दूरी, समय दूरी अथवा मार्ग पर यात्रा करने पर लगने वाला समय और लागत दूरी अथवा मार्ग पर यात्रा के खर्च के रूप में मापा जाता है। अब यहाँ पे तीन टर्म है। पहली है किलोमीटर दूरी, यानी जयपुर और जोधपुर के बीच में जो डिस्टेंस है, या जयपुर और दिल्ली के बीच में जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल इसको मान लेते हैं 250 किलोमीटर। और समय दूरी, अब समय दूरी का मतलब है कि जयपुर और दिल्ली के बीच में जो टाइम लगता है वो लगते हैं 3 घंटे। ठीक है, और लागत दूरी, यानी जयपुर और जोधपुर के बीच में, जयपुर और दिल्ली के बीच में कोई भी प्रोडक्ट हमें भेजना है। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी कि मान लेते हैं 10 रुपये पर किलोमीटर आएगी। ठीक है, तो 300 किलोमीटर है, तो इससे आधार पर यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी डिसाइड कर ली जाती है। तो ये एक तीन अलग अलग टर्म है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। परिवहन के साधन के चयन के समय अथवा लागत के संदर्भ में एक निर्णायक कारक है। मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली समकालिक रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, तो इन रेखाओं को एक नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं आइसोचैम्स। ठीक है, एक मिनट, आइसोक्रोनी। ठीक है, तो ये है, ये क्या करती है कि लागत के संदर्भ में एक निर्णायक कारक है, मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली एक समकालिक रेखा है। ठीक है, यानी वह लाइन जो समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाती है। ठीक है, उसको हम आइसोचॉम्स लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये टर्म आपको याद रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है चाल तंत्र। ठीक है, यहाँ पे ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है, एक बार, एक मिनट, आइसोक्रोनी। ठीक है, ये स्पेलिंग करेक्ट है इसकी। ठीक है? तो यह है कि समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली समकालिक रेखा खींची जाती है, उसको क्या कहते हैं, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है। ठीक है, a line one draw on a map to join palace equal in term of the time taken to reach them। ठीक है, तो किसी स्थान पर जो पहुंचने, किसी दो स्थान है, सापेक्षिक स्थान है, तो इन दोनों के बीच में जो टाइम ट्रेवल का टाइमिंग है, ट्रेवलिंग टाइम है, उसको वो कितना इक्वल है उसको मेजरमेंट करने के लिए इस लाइन का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है जाल तंत्र और पहुंच। ठीक है। जैसे ही परिवहन व्यवस्थाएं विकसित होती है, विभिन्न स्थान आपस में जुड़कर जाल तंत्र की रचना करते हैं। जाल तंत्र एक योजक से मिलकर बनते हैं। दो अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा नोड हो जाता है। प्रत्येक सड़क जो दो नोड को जोड़ती है योजक कहलाती है। यानी ये नोड ए है और ये नोड बी है, और इसको जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जोड़ती है, यहाँ पे कोई सड़क बनी है तो इसको हम योजक बोलेंगे। ठीक है। तो योजक कहलाती है। एक विकसित जाल तंत्र में अनेक योजक होते हैं, यानी एक विकसित जाल तंत्र में अनेक योजक होते हैं। ठीक है। तो इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है। तो ये तो योजक हो गए और ये नोड हो गए, जिसका अर्थ है कि वह स्थान सुसंबद्ध है। ठीक है, आपस में वेल कनेक्टेड है। तो ये आपको नोड और योजक का डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं योजक और नोड के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। अब कल हमने इंडस्ट्री को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा था, आज हम परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ रहे हैं। कि परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित है। अब परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, जयपुर और आगरा, ये एक ट्राइंगल बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल हम थार डेजर्ट का लेते हैं, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। ठीक है। अब यहाँ पे किस ट्राइंगल में सबसे ज्यादा मांग होगी। ठीक है। अब जनसंख्या की, जहाँ पर जनसंख्या ज्यादा होगी वहीं पर जो डिमांड है वो ज्यादा होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जो दिल्ली, आगरा और जयपुर का जो ट्राइंगल बनता है वहां पर मांग ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो वेल डेवलप्ड होगी। यानी यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट भी होगा, रेलवे भी होगा, रोड भी होगा। ठीक है। तो ये तीनों टाइप के होंगे। लेकिन यहाँ पे जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो रोड या रेल तक की सीमित रहेगी। ठीक है, रोड तक की सीमित रहेगी। ठीक है, रोड और रेल में भी जयपुर से बीकानेर और जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है, वापस जैसलमेर से बीकानेर की जो जोधपुर के बीच टाइप की जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो कई बार जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनमें प्रॉपर नहीं होती है। तो रोड फैसिलिटी यहाँ पे प्राइमरी होती है, और सेकेंडरी जो रेल होती है, और जो थर्ड लेवल पर आती है वो एयर कनेक्टिविटी आती है। ठीक है। तो यहाँ पर अभी एयर कनेक्टिविटी इतनी डेवलप नहीं है। ठीक है। उड़ान योजना के बाद में जो पैसेंजर ट्रेवलिंग की जो फैसिलिटी है वो उपलब्ध हुई है, तो यहाँ पे डिमांड कम है। ठीक है। तो इस वजह से ये जनसंख्या की डिमांड के आधार पर परिवहन व्यवस्था विकसित होती है। पहली चीज तो ये होगी। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा परिवहन की मांग भी उतनी अधिक होगी। ठीक है। अब ए स्थान और बे स्थान के बीच में जितनी ज्यादा जनसंख्या की, जितनी ज्यादा डिमांड होगी, ठीक है, उतनी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होगी। ठीक है। अब जयपुर और दिल्ली के बीच में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वेल डेवलप्ड है। ठीक है। लेकिन वहीं जैसलमेर और बीकानेर के बीच में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इतनी डेवलप नहीं है, क्योंकि इन दो देशों, सॉरी, दो क्षेत्रों के बीच में इतनी डिमांड नहीं है प्रोडक्ट की। ठीक है। यहाँ पे बीकानेरी भुजिया की गाड़ी जाती है, लेकिन जैसलमेर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल वहाँ से ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो बीकानेर वालों को ज़रूरत हो। ठीक है। तो ये डिमांड का ऐसे सिस्टम चलता रहता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है नगरों, कस्बों, गांवों, औद्योगिक केंद्रों और कच्चे माल उनके मध्य व्यापार का प्रारूप है। अब नगर हो गया, कस्बा, गांव, औद्योगिक केंद्र और कच्चे माल उनके मध्य व्यापार का प्रारूप है। प्रारूप उनके मध्य भूदृश्य की प्रकृति, जलवायु के प्रकार, मार्ग की लंबाई पर आने वाले व्यवधानों को दूर करने के लिए उपलब्ध निधि या मुद्रा पर मांग निर्भर करती है। अब जो डिमांड होती है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, वो किन किन चीज़ों से डिसाइड होती है, वो भूदृश्य से होती है। भूदृश्य की प्रकृति की, यहाँ पे डेजर्ट है या प्लेन टोपोग्राफी है या कोस्टल एरिया है या कोई बीच में पहाड़ी है। ठीक है, उसको पार करके जाना है। अब जलवायु किस प्रकार की है। ठीक है। अब जलवायु का मतलब है कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ रही है या वर्षा ज़्यादा हो रही है। ठीक है। तो उस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी डेवलप होती है। मार्ग की लंबाई, दो जो पॉइंट के बीच में, दो नोड के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती है। अब नेक्स्ट है संचार। ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा ही कलरफुल हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट है संचार। अब संचार में है कि संचार समूह में, अब संचार कौन सी कैटेगरी का है, हमारा थर्ड है। ठीक है। संचार तीसरी कैटेगरी है, जिसमें व्यापार, वाणिज्य एवं परिवहन हमने पढ़ लिया है। अब है संचार से संबंधित। ठीक है।
अब संचार में है कि संचार सेवा में शब्दों, संदेशों, तथ्यों, विचारों का प्रेषण सम्मिलित है। अब संचार कम्युनिकेशन के मीन क्या है, ठीक है। कम्युनिकेशन, ठीक है, ए लोकेशन, बी लोकेशन। अब पहला कम्युनिकेशन मोड है वो है शब्दों से, ठीक है, व्यक्ति फोन पे बात कर रहा है, ठीक है, या व्यक्ति फेस टू फेस बात कर रहा है, ठीक है। संदेश यानी कोई लेटर भेज दिया, ठीक है, कोई ए लोकेशन वाला व्यक्ति बी लोकेशन पर कोई लेटर भेजा है, ठीक है। उसके बाद में तथ्य, फैक्ट के आधार पर और विचारों के आधार पर, ठीक है, तो ये प्रेषण सम्मिलित होते हैं। लेखन के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित किया है, ठीक है। लेखन के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित किया है, संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता की है। अब जो लेखन, जो लिखने की कला है, उसका विकास हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो संदेश है, मैसेज है, उसको संरक्षित किया गया और संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता प्रदान की है। उसके बाद में ये वास्तव में हाथ, पशुओं, नाव, सड़क, रेल एवं वायु द्वारा परिवहित होते हैं, ठीक है। जो मीन है कम्युनिकेशन के वो ये हैं, हाथ द्वारा भेज दिया, डाकिये द्वारा, पशुओं द्वारा भेज दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो प्राचीन काल में कबूतर का प्रयोग करते थे, ठीक है। उसके बाद में नाव द्वारा, सड़क द्वारा, रेल द्वारा, वायु द्वारा, तो ये मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, मीन मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। यही कारण है कि परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। संचार पथ अब परिवहन हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए लोकेशन से बी लोकेशन पर परिवहन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है। तो हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को कम्युनिकेशन फैसिलिटी के रूप में भी मान सकते हैं, क्योंकि वो कोई डाकघर की गाड़ी है, ठीक है, तो वो डाक ले जा रही है ए स्थान से बी स्थान पर, तो इसको हम जो ट्रांसपोर्टेशन के साथ में कम्युनिकेशन फैसिलिटी के रूप में भी उपयोग करते हैं सड़क का। तो इसका मतलब ये है कि संचार पथ भी कहा जाता है। जहाँ परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है वहाँ संचार का फैलाव सरल होता है, ठीक है। अब जहाँ परिवहन तंत्र सक्षम होता है, परिवहन तंत्र सक्षम होने का मतलब है ये 3-4 लोकेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 3 लोकेशन है वो आपस में कनेक्टेड है, ये चौथी, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 लोकेशन ऐसी है जो एक माध्यम में जो माध्यम जो माध्यम है कनेक्शन का वो एक है यहाँ पे, ठीक है। तो अब जहाँ जाल तंत्र सक्षम होगा, ठीक है, जहाँ परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है वहाँ संचार का फैलाव सरल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 4 लोकेशन है ये, यहाँ पर जो कम्युनिकेशन का मीडियम है वो वेल कनेक्टेड है, तो यहाँ पे संचार की फैसिलिटी है, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी है वो अच्छी होगी, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ये 2 लोकेशन है यहाँ पे, जो मान लेते हैं ये 3 मान लेते हैं, ठीक है, या ये 4 मान लेते हैं, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अब बी लोकेशन पर यहाँ पर हम चार, ये चार लोकेशन है, इनको हम कोई संचार से संबंधित मान लेते हैं। तो यदि यदि इस लोकेशन से इस लोकेशन पर हमें कोई डाक भेजनी है तो हमें इस रूट से होकर जाना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर हमें इस रीजन जो इस पॉइंट से यदि इस पॉइंट पर डाक भेजनी है तो इनके 4-5 रास्ते हैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया, ठीक है, तीसरा ये हो गया। तो हम जितनी मिनिमम कॉस्ट आएगी, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट रूट यही है तो यहाँ पे डाक भेज सकते हैं। यदि यहाँ पे क्षेत्र में ये इन दोनों क्षेत्रों के बीच में कनेक्टिविटी होती तो हमें इतना घूमना नहीं पड़ता था, ठीक है। तो जहाँ पर परिवहन जाल तंत्र विकसित होता है वहाँ पर संचार का फैलाव सरल होता है, ठीक है, मतलब कम कॉस्ट में कम टाइम में संचार फैसिलिटी को प्रोवाइड करवा दिया जाता है। मोबाइल दूरभाषा और उपग्रह जैसे कुछ विकासों ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया है। अब पहले क्या होता था, चिट्ठी को इस स्थान से इस स्थान पर भेजने के लिए हमें बकायदा कोई डाकघर या कबूतर की सहायता लेनी पड़ती थी, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारे पास मोबाइल है, ठीक है, और उसकी पीडीएफ बनाई और हम इस बी लोकेशन पर किसी सर्विस सेक्टर को भेज दिया, ठीक है, तो ये हमारा टाइम बचा रहा है, ठीक है। और सारी चीज़ें कम टाइम में हो जाती है। तो इसका मेन कारण क्या है, मोबाइल हो गए, दूरभाषा के साधन, उसके बाद में सैटेलाइट हो गए, ठीक है। विकास ने संचार को परिवहन मुक्त कर दिया है, ठीक है। पुराने तंत्रों के सस्ता होने तंत्रों के सस्ता होने के कारण संचार के सभी रूपों का साहचर्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। अतः पूरे विश्व में अभी भी विशाल मात्रा में डाक का निपटान डाकघरों द्वारा हो रहा है। कुछ संचार सेवाओं की चर्चा नीचे दी गई है, ठीक है। अब ये जो नीचे संचार सेवाएं हैं, फॉर एग्जांपल दूर संचार हो गया, उसके बाद में सेवाएं, ये नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो जो संचार से संबंधित
चीज़ें हैं जिसमें दूर संचार है, मोबाइल ब्लू लाइन है, ठीक है। तो ये टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही है। हमने बेसिकली ये 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं, जिसमें 1 मिनट एक बार वापस रिकैप कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसमें हमने बेसिकली पहला टॉपिक जो डिस्कस किया था वो था तृतीय क्रियाकलाप। उसमें पहला टॉपिक था व्यापार वाणिज्य, उसमें हमने ये 2 चीज़ें डिस्कस की, ठीक है। और उसके बाद में परिवहन के बारे में हमने रेल, सड़क और जलवायु के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है कि जो परिवहन तंत्र है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, वो तृतीय क्रियाकलाप में आता है, ठीक है। लेकिन हम आगे डिटेल में 12th की जो एनसीईआरटी है ह्यूमन ज्योग्राफी की, उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे भारत के रेल तंत्र के बारे में, भारत के सड़क तंत्र के बारे में, जो जल तंत्र है और जो एयर रूट है उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम एक बेसिक चीज देख रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कौन से स्तर में आती है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो परिवहन व्यवस्था है वो सेवा सेक्टर में आती है, और सेवा सेक्टर में भी वापस 3 सेवा सेक्टर है, जिसमें तृतीयक सेवा सेक्टर है उसमें परिवहन व्यवस्था आती है, ठीक है। तो कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो परिवहन व्यवस्था है वो किस सेक्टर में आती है, पंचम, तृतीयक, चतुर्थक और द्वितीयक सेक्टर में आती है। तो आपको ये फैक्चुअल चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। कभी संचार का पूछ लेंगे कि संचार कौन से सेक्टर में आता है। चलो परिवहन तो एक नॉर्मल है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के बाद में, टर्सरी में हमें पता होता है कि प्राइमरी नेचुरल बेस्ट होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है, जो टर्सरी है वो परिवहन व्यवस्था होती है। लेकिन जिस ह्यूमन ने चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप के बारे में सुना है उसके मन में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इस सेशन में हम इस बुक में जो 12th की एनसीईआरटी है ह्यूमन ज्योग्राफी की, उसमें हम बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं। इकोनॉमी का जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो कैसे वर्क करती है, ठीक है। लेकिन जो इंडिया के संबंध में, फॉर एग्जांपल परिवहन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो गई, कम्युनिकेशन से संबंधित हो गया, और उसके बाद में जो इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गई, पॉपुलेशन हो गई, माइग्रेशन हो गया। तो ये सारी चीजें हम जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है ह्यूमन ज्योग्राफी की हमारी, मानव भूगोल की, इंडिया की, ठीक है, उसमें हम ये सारी चीजें डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं। और जो संचार के साधन हैं उनको हम परिवहन के साधन डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन कल हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, दूर संचार, द्रव्य, दृश्य सर्वे के बारे में, और उसके बाद में सेवा सेक्टर और चतुर्थ पंचम, ठीक है। तो कल वाले सेशन में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही था। थैंक यू।